बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ गैस स्टडी किया था जिसका नाम था बोयल्स लॉ। हमने पढ़ा कि बोयल्स लॉ किसने डिस्कवर किया था, उसके मेन प्रिंसिपल पढ़े हमने, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ी और उसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू भी बोयल्स लॉ को वेरीफाई किया। आज हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ का और उसके साथ साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, क्योंकि चार्ल्स लॉ जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने बोयल्स लॉ कंप्लीट कर लिया, उसके से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए। आज जो है एक सेकेंड लॉ ऑफ गैस है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ और उसके साथ साथ उसी से टॉपिक से रिलेटेड एक चीज़ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दूंगी ताकि आप चार्ल्स लॉ को अच्छी तरह समझ सको कि चार्ल्स लॉ आखिर है क्या। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझो बच्चे। टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के स्केल डिस्कवर किए हुए हैं, जिसमें एक आता है सेल्सियस स्केल, आपने सुना होगा सेंटीग्रेड, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपकी बुक में इधर नहीं गिवन है, तो आप लोग इसको भी नहीं पढ़ोगे, इसको भी रहने दो, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में इसको कवर करेंगे। अभी सिर्फ जो आज हम देखेंगे वो होगा केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। इन्हीं दो स्केल्स को मिलाकर हमारे पास आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अगर हम केल्विन और सेल्सियस स्केल की बात करें तो किन दो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था? एक साइंटिस्ट था एंड्रस सेल्सियस, इसने डिस्कवर किया था सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल को। इसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं और सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। ये एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। आप अपनी बुक पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी चाहो तो लिख सकते हो। स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर था जिसने ये डिवाइस किया था टेम्परेचर स्केल को, सेंटीग्रेड और सेल्सियस। और जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉर्ड केल्विन, ये एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन था। इसने प्रपोज किया था क्या? केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल के साथ साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी लॉर्ड केल्विन ने ही प्रपोज किया था। अब सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, इनकी रेंजेस। दोनों स्केल्स है ना, जैसे थर्मोमीटर भी एक स्केल ही है, उससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो अपने बॉडी का, ठीक है ना बच्चों। इस तरह हम ये स्केल देखते हैं कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और इनका एंडिंग पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिखी हुई है, आप देखो इसको। केल्विन स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, यहाँ पर के लिखा हुआ ना, तो केल्विन स्केल को के से, जबकि सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला जो स्केल है ये सेल्सियस स्केल है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, जबकि राइट हैंड साइड वाला जो स्केल है उसको कहते हैं केल्विन स्केल, ठीक है। कन्वर्जन वगैरह इसकी बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको जनरल एक स्केल का बता रही हूँ, ठीक है। जो केल्विन स्केल होता है वो स्टार्ट करता है 0 केल्विन पर और एंड अप करता है 400 केल्विन पर। ये आपको आना चाहिए कि किस स्केल के ऊपर ये एंड करता है। वैसे बेसिकली हम इसको 373 केल्विन भी कह लेते हैं, 400 केल्विन भी कह लेते हैं, जो मर्जी कह लो। और सेल्सियस स्केल जो होता है वो स्टार्ट करता है -273 डिग्री सेल्सियस पर और एंड अप करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, हम कहते हैं ना वाटर्स बॉयल है 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 डिग्री सेल्सियस यही है सेंटीग्रेड स्केल। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा कि ना कोई ऐसा स्केल होना चाहिए जो सबके बराबर हो, उसकी वैल्यू जो हो वो सबके इक्वल हो, जहाँ पर उनका स्टार्टिंग पॉइंट है केल्विन की इक्वल भी हो, सेल्सियस की इक्वल भी हो और फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल भी हो। तो उन्होंने एक ऐसा स्केल डिवाइस किया, मतलब कि लॉर्ड केल्विन ने स्पेसिफिकली, कि हम एक ऐसा स्केल डिवाइस करते हैं। वैसे ये थ्योरेटिकली है, ये इसको अटेन करना बहुत मुश्किल है, आप इसको नहीं अटेन कर सकते नेचर के अंदर, ये अनइमेजिनेबल होता है, इसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, ठीक है। आप इसको खुद इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो, ये ना ये एग्जिस्ट कर रहा होता है।
हमने सिर्फ इसको थ्योरेटिकली कहा है कि ऐसा हो सकता है। अब जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर स्केल है बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर स्केल होता है जहां पर जो आइडियल गैस होती है ना उसका होता है जीरो वॉल्यूम। ये एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ। आइडियल गैस ऐसी गैसेज होती हैं जिसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन आपस में रिपल्जन और अट्रैक्शन नहीं कर रहे होते। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर आइडियल गैसेज के अंदर डोमिनेट करते हैं, लेकिन एक मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज जो होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती इनमें। अब एब्सोल्यूट जीरो से मुराद है इतना ठंडा टेम्परेचर होता है ना, इतना ठंडा कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट जीरो कि उस टेम्परेचर पे अगर कोई भी चीज़ जाएगी वो फ्रोज़न हो जाएगी, वो हर एक चीज़ को फ्रोज कर देगा, ठीक है, हर एक चीज़ फ्रोज़न हो जाएगी। अब उसकी बेसिकली पीछे थ्योरी क्या है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो आइडियल गैस होती है ना उसका ज़ीरो वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर आइडियल गैस होती है उसका जीरो वॉल्यूम होता है। जीरो वॉल्यूम गैसेस का तभी होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, जो गैसेस जो होंगी उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। आइडियल गैस का इस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है ना वो जीरो हो जाता है। अब देखो, अब हमने देखना है कि सेल्सियस और केल्विन स्केल इनको हम आपस में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू हमें केल्विन में दी हो तो हम उसको सेंटीग्रेड में कैसे फाइंड करेंगे, और अगर सेल्सियस में दी हो तो हम उसको केल्विन में कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। ये एक थ्योरेटिकल या एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है जहां पर जो आइडियल गैस होती है उसका जीरो वॉल्यूम होता है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल्सियस और केल्विन स्केल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर तो बच्चों आपको फाइंड करना है टेम्परेचर केल्विन के अंदर, पहले देखो केल्विन के अंदर आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करना है तो इट्स ऑब्वियस कि उन्होंने आपको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। मतलब कि ऐसे इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, फिर ऊपर गोल सा ऐसे सर्कल होगा, उसके बाद इधर सी लिखा होगा, सेंटीग्रेड और सेल्सियस, ठीक है। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप लिखोगे T डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जितना आपका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। सपोज अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर ऐड कर लो 273, कितना आएगा 273 ओवर 10, 3 और 8 283 केल्विन। ये टेम्परेचर किसका है, केल्विन में आ गया। सेंटीग्रेड में उन्होंने आपको दिया था, सपोज कन्वर्जन कह रही है आपके न्यूमेरिकल्स में भी आएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन के अंदर। तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर किस में आ गया है, केल्विन में। अब हम देखते हैं सेंटीग्रेड में कैसे फाइंड करना है टेम्परेचर। सबसे पहले देखो, अगर आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में फाइंड करना है, सेम वही प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू टी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। जो टेम्परेचर केल्विन में होगा ना उसकी वैल्यूज बहुत हाई होंगी, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रखनी है, उसकी वैल्यूज ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज करेंगी। अब सपोज अगर उन्होंने टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है 273, या आप समझ लो दिया हुआ है 300 केल्विन, आपने उसको सेंटीग्रेड में लेकर आना है, तो कैसे लेके आओगे, टेम्परेचर इन केल्विन 300 माइनस 273, 300 में से 273 आप डिडक्ट करो तो क्या आता है, तो अगर बच्चों आप इसका माइनस फाइंड करो तो आता है आंसर 27 केल्विन। ये टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ये टेम्परेचर आता है अगर आपको वैल्यूज दी हो केल्विन के अंदर और आपने फाइंड करनी हो किसके अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ बच्चों, देखो आपकी बुक के ऊपर एक टेबल सा बना हुआ है टेम्परेचर का, उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो इक्वल होगा 273 केल्विन के, और अगर 0 केल्विन होगा तो वो इक्वल होगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के।
अगर आप इसको चेक करना है तो आप कर सकते हो, जिससे मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाई है कि सेंटीग्रेड टू केल्विन में करना है, केल्विन को कैसे सेंटीग्रेड में करना है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, डिग्री सेल्सियस की कैसे करते हैं वैल्यू कैलकुलेट, 273 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। केल्विन में दिया हुआ है तो कैसे आप सेंटीग्रेड में करते हो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि एमसीक्यूज आ सकता है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर केल्विन का कितना टेम्परेचर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो 273 केल्विन होगा, और जब 0 केल्विन होगा तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 केल्विन का, और ये -273 डिग्री सेल्सियस है सेंटीग्रेड का। इस टेम्परेचर को आ जाता है एब्सोल्यूट जीरो। इसके ऊपर आके हर चीज़ जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। आप इसके ऊपर जाओ तो देखो क्या हो रहा है, लिक्विड एयर फिर एग्जिस्ट कर रही है, फिर ड्राई आइस एग्जिस्ट कर रही है। अब 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अब हमें पता है कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज करता है, ठीक है ये। और वाटर फ्रीज बॉयल कब करता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस वैल्यू है, माइनस जो वैल्यू होती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे आप लो जाते हैं तो कहते हैं कि रशिया का टेम्परेचर है वो -38 हो गया, -83 हो गया, अंटार्कटिका का टेम्परेचर इतना हो गया, माइनस की वैल्यू। तो माइनस की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी तो वो टेम्परेचर जो होगा वो उतना ही डिक्रीज करता जाएगा, उतनी कोल्डनेस होती जाएगी। अब -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, जो कि कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। थ्योरेटिकली हमने ये बनाया हुआ टेम्परेचर, ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, थर्मोडायनेमिकली चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जब पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होती है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट होने लग पड़ी है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। ठंड होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी माइनस के अंदर होती है, ठीक है। तो वाटर बॉयल करता है 373 केल्विन पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। यह आपको याद होना चाहिए कि वाटर केल्विन में भी याद होना चाहिए और सेंटीग्रेड में भी याद होना चाहिए। मोस्ट बेसिकली हम यूज़ केल्विन सेल्सियस ही करते हैं, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ के लिए आपको आ सकता है कि केल्विन के अंदर उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो आपने सिर्फ कन्वर्जन ही करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना मेन जो टॉपिक है चार्ल्स लॉ का, कि उसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे रोल प्ले कर रहा है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ को लर्न करने से पहले या इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बॉयल्स लॉ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कि हमने क्या प्रूव किया था और किस बेसिस पर किया था। हमने जो बेसिकली कल बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, उस वक्त जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। ये बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एक बेसिक प्रिंसिपल था बॉयल्स लॉ का। आज का भी जो लॉ है वो सेम ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंज ये है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया था प्रेशर के। आज हम करेंगे वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, जो कि है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसके अंदर हम रखेंगे कांस्टेंट किन दो चीज़ों को, प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को। ये बेसिक डिफरेंस है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के दरमियान। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया था प्रेशर के, और हमने प्रूव किया था कि किस तरह अगर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। आज हमने क्या किया है, वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और हम इसके आज मैथमेटिकल वेरिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है, कैसे हमने ये प्रूव किया है। लास्ट बॉयल्स लॉ कर लिया था हमने, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो इनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। आज जो बेसिक चीज़ हम देख रहे हैं वो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। 1787 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन चार्ल्स। उसने बेसिकली ये स्टडी किया था रिलेशनशिप किसके दरमियान, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। सेम इसी तरह जिस तरह बॉयल्स ने डेफिनेशन दी थी बॉयल्स लॉ की, इस तरह चार्ल्स ने भी डेफिनेशन दी चार्ल्स लॉ की, क्या स्टेट करने के लिए कि जो वॉल्यूम होता है गिवन मैस ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, या फिर आप इधर स्पेसिफिक लिख लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले
एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हम यहाँ पर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोवाइडेड द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट, उसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर लो। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे कांस्टेंट आ गए तो हमने देखा था कि V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और T, ये वैल्यू थी। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक तरफ ही रखना है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो इक्वल है, कांस्टेंट है, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी कांस्टेंट करना है। वो हम कैसे करेंगे? जब V ओवर T इज इक्वल टू K के बराबर हो जाएगा, जिस तरह हमने बोर्ड एग्जाम में किया था PV इज इक्वल टू K। उसमें हमने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वो इक्वल होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, वो कांस्टेंट हो जाएगा। जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज करो, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, लेकिन जब आप उनका प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट आएगी। सेम इसके अंदर भी एक ऐसी ही चीज़ होगी। इसके अंदर भी बच्चों क्या है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, डिवीजन का जो आंसर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। उसने तो एक डेफिनेशन अलग से दी थी ना बॉयज लॉ की, इसको मैं चार्ल्स लॉ को समझाने के लिए आपको बॉयज लॉ से रिलेट कर रही हूँ, ताकि क्योंकि इसके अंदर भी उसने कैलकुलेशन दी थी। प्रेशर इसके अंदर भी कांस्टेंट रहा था, 1 atm बिफोर और 1 atm आफ्टर, प्रेशर कांस्टेंट रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक दूसरे पे डिवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तो दोनों का अगर आप डिवीजन का आंसर लो तो वो कांस्टेंट आएगा। इसको हम देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। उससे पहले बच्चों देखो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? K है। आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर को तो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में। मैथ फॉर्म इसकी क्या है? V1 V ओवर T इज इक्वल टू K। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम P1 V1 लिख रहे हैं तो बिफोर अप्लाइंग प्रेशर, और अगर P2 V2 लिख रहे हैं तो आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम। सेम इसी तरह ये इक्वेशन भी ऐसी ही है कि V1 ओवर T1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर, जबकि जो V2 ओवर T2 है ये है फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी दोनों इक्वेशंस के दरमियान। अब हम देखते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने जनरली एक पिक्चर ली है, बुक वाली से हम बाद में समझते हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों केसेस में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर आप दोनों का सेम ही अप्लाई कर रहे हो, 1 atm 1 atm कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, इस तरफ कोल्डनेस है, इस तरफ और हीट है, मतलब कि जब कोल्डनेस की तरफ जाते हो टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज। कोल्डनेस की तरफ बच्चों टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज। तो T इज इक्वल टू 200 केल्विन, टेम्परेचर डिक्रीज करा है, और T इज इक्वल टू 400 केल्विन, गर्मी की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा चार्ल्स लॉ के अंदर हमने रिलेशन कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज किया है 200 केल्विन तो वॉल्यूम भी 0.5 लीटर हो गया, डिक्रीज हुआ है। जैसे ही आप गर्मी की तरफ गए हो टेम्परेचर इंक्रीज किया है 400 केल्विन, और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज किया है। मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। देखो बच्चों, जब आप टेम्परेचर लो करते हो ना, मतलब कि कोल्डनेस की तरफ होते हो, जो गैस का वॉल्यूम होता है ना वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है? मैंने आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात बताई थी ना कि आइडियल गैसेस का जीरो वॉल्यूम होता है किसके ऊपर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। क्यों होता है आइडियल गैस का जीरो वॉल्यूम? क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो गैसेस की एनर्जी होती है ना वो बहुत लो होती है। गैसेस की एनर्जी बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, वो थर्मली अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे लोएस्ट एनर्जी के अंदर होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हुई होती है। अब जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, मतलब कि आप हॉटनेस की तरफ गए हो, तो क्या हुआ साथ साथ? तो आपका जो टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब ऐसा क्यों है? तो बच्चों आपको पता है कि जो हीट होती है
उसमें भी तो एनर्जी होती है ना। हीट एनर्जी का नहीं पता आपको? हीट एनर्जी भी होती है। अब जब आप हीट को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जो हीट होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर करती है किसके दरमियान? मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है एनर्जी की सूरत में, तो क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मोशन को स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम मोशन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब उनकी मोशन स्टार्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। जितनी मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन ज्यादा होगी, उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है कि आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा रगड़ खाएंगे। जब आप दो चीजों को सपोज, वो आपने बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट सुना होगा कि पुराने ज़माने के लोगों ने कैसे हीट प्रोड्यूस की थी। दो स्टोन्स को आपस में रगड़ा था तो हीट प्रोड्यूस हुई थी। सेम इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक आउट करते हैं तो क्या होता है? स्ट्राइक आउट करने से एक दूसरे को रिपेल भी बहुत जोर से करते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस तरह कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर रहा है गैस मॉलिक्यूल्स का। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कि चार्ल्स ने की थी। ओके बच्चों, चार्ल्स ने सबसे पहले क्या किया था? उसने दो गैस सिलेंडर लिए थे, एक ये है और एक ये है। दो गैस सिलेंडर हो गए, ठीक है। अब जो फर्स्ट गैस सिलेंडर था मैं उसको 1 लिख देती हूँ और दूसरे को 2 लिख देती हूँ, ठीक है। दोनों का जो प्रेशर था वो उसने सेम ही रखा था, 1 atm, 1 atm, ठीक है। जब टेम्परेचर T1 था, मतलब कि फर्स्ट गैस सिलेंडर का टेम्परेचर जो था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। 25 डिग्री सेल्सियस T1 का टेम्परेचर, और T2 का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब टेम्परेचर जो था वो लो था T1 के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब। जब उस टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर। अब उसने कैसे इस चीज़ को प्रूव किया कि अगर आप V1 और T1 को इक्वल ले रहे हो V2 और T2 के, ये कैसे एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं? उसने अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जो अब हम करेंगे। तो देखो बच्चों, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V1 क्या है? 50। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपको उन्होंने क्वेश्चन सेल्सियस में दिया होगा, आपके ऊपर मैंडेटरी है, आपने अपने ऊपर फर्ज समझना है कि आपने उसको केल्विन में चेंज करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आपको सेल्सियस में आया हो और अगर आपने उसको सेल्सियस में ही किया ना, तो फिर समझ लेना कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने ये लेक्चर लिया। सेल्सियस में वैल्यू आएगी तो आपने उसको हमेशा केल्विन में ही कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। 298 केल्विन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब V2 देखते हैं। V2 क्या है? 625.5 सेंटीमीटर क्यूब। T2 क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी आपने केल्विन में चेंज करना है, 373 केल्विन। दोनों का प्रोडक्ट डिवीजन फाइंड करो तो आंसर आता है 0.167, इसका भी और इसका भी 0.167 सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो इसने क्या प्रूव किया कि V1 ओवर T1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है V2 ओवर T2 के। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी रिमेन कांस्टेंट, तो उनका जो डिवीजन का वैल्यू होगी वो दोनों की कांस्टेंट या इक्वल आएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उन्होंने आपकी बुक का ये पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑलवेज कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक 273 प्लस सेंटीग्रेड। सिंपल फॉर्मूला यही आप समझ लो, 273 के अंदर आपने ऐड कर देना सेंटीग्रेड को, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी केल्विन के अंदर। ये आपने हर न्यूमेरिकल के अंदर करना है लाजमी, इसके बगैर न्यूमेरिकल कर लो कोई आंसर सही नहीं आना होना, और फिर एग्जामिनर ने रोंग ही करना है, क्या फ़ायदा फिर इतना पढ़ने का। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो जहन में रखा करो। न्यूमेरिकल्स तो मुफ्त के पूरे नंबर होते हैं, 4 नंबर 6 नंबर जो पूरे आने होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके हिसाब से 2 न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स हैं, तो वो इसको हम देखते हैं ताकि हमें लेक्चर की कुछ समझ भी आइए। देखें, A sample of oxygen gas has a volume of 250 centimeter cube at minus 30 degree Celsius. If gas is allowed to expand up
टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। अब बच्चों आप पूछोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये न्यूमेरिकल जो है चार्ल्स लॉ है कि बॉयल्स लॉ है। बच्चों तो प्रिंसिपल याद रखना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, और बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो जाहिर बात है कि चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। पहली चीज़ V1 T1, दूसरी चीज़ V2 और T2। V1 क्या है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। T1 क्या है? -30 डिग्री सेल्सियस। V2 क्या है? 700 सेंटीमीटर क्यूब। T2 हमने फाइंड करना है। -30 डिग्री सेल्सियस को आपने करना है केल्विन के अंदर चेंज। तो कैसे करोगे? 273 -30 डिग्री सेल्सियस होता तो बच्चों ऐसे है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप -30 डिग्री, तो माइनस जब बाहर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 273 -30 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आता है 243 केल्विन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आती है V1 ओवर T1 और V2 ओवर T2 के फॉर्मूले के साथ। देखो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। क्या फाइंड कर रहे हो? T2, ठीक है। आप सिंपल इसको इस तरह रखो कि T2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप इसको इधर ले जाओ, पहले मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर। बेशक हमने यहाँ पर T2 फाइंड करना है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रही हूँ कि जल्दी समझ आओगे। तो T2 क्रॉस V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2। अब T2 को यहीं पर रहने दो। अब जब V1 और T1 को आप इस साइड पे शिफ्ट करोगे ना, तो ये वैल्यूज जो होंगी वो इन्वर्स हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो T2 इज इक्वल टू V2 क्रॉस T1 ओवर V1। अब इस वैल्यू के अंदर आप वैल्यूज पुट करो अपनी, तो देखो आंसर क्या है। T2 फाइंड करना है हमने। V2 की वैल्यू क्या है? 700 क्रॉस T1 क्या है? 243 जो हमने फाइंड किया है, और V1 जो है वो है 250 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आता है आपके पास 680.4 केल्विन। अब देखो आप कहोगे मैम आंसर केल्विन में क्यों आया है? बच्चों आंसर केल्विन में ही आना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको जो -30 डिग्री सेल्सियस था उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम उसको कन्वर्ट ना करते तो हमने एंड पर उसको फिर कन्वर्ट करना था। तो बेहतर यही है कि आप उसको पहले ही कन्वर्ट कर लो, ताकि एंड पर आपको फिर ये मुसीबत करनी ना पड़े, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ इतना 30 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज टू 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वॉल्यूम प्रेशर नो वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आप अपने V2 फाइंड करना है। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये फाइंड करना है। तो V1 ओवर T1 क्रॉस T2 आ गया। V2 यहीं पर रहेगा, ऊपर है ना, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं चेंज करना है, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, वो सेम इधर ही रहेगी। तो V1 की वैल्यू क्या है? 160, और T1 273 के अंदर 30 डालो तो क्या आता है आंसर? 303 केल्विन आता है। मल्टीप्लाई बाय T2 के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 केल्विन डालो तो आंसर आता है 373 केल्विन। ये तो फटाफट करने वाली कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। और मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट के अंदर कि मैम कैलकुलेटर यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर 9th के अंदर? बेटे यस, कैलकुलेटर इज अलाउड, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप वैसे नहीं कर सकते हो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर जो होता है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये 4 क्लासेस में अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि छोटी छोटी जो वैल्यूज़ होती है, जैसे आप देखो 100 के अंदर आप 273 डालो तो इट्स ऑब्वियस आंसर 373 केल्विन आएगा। ये छोटी छोटी जो आंसर की वैल्यूज़ होती है ना, आप 2 2 4 को आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आपकी एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, और आपको फिर MD-CAT के अंदर एंट्री टेस्ट के अंदर मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता। वहाँ पर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं जो आपको बड़ी चुटकियों में सोल्व करनी होती हैं, ठीक है। 30 सेकंड्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है, तो इसलिए इन छोटी छोटी वैल्यूज़ को पहले आप खुद ही सोल्व किया करो। डिवीजन वाले जो होते हैं क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर हमें टाइम लगेगा 303 को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों इसका आंसर आता है 196.96 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है V2 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज की लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।